जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने। CAPF और CDS का जो जनरल साइंस वाला पोर्शन होता है उसमें जो फिज़िक्स के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि ज़्यादातर फिज़िक्स के ही क्वेश्चन होते हैं, 8-9 क्वेश्चंस लगभग अप्रॉक्सीमेटली। तो आप समझ सकते हैं कि आधे से थोड़ा कम फिज़िक्स के ही क्वेश्चंस रहते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस के साथ मैं आपके सामने हूँ। और CDS CAPF ऑनलाइन बैचेस के लिए जो एक MKC की लर्निंग ऐप है उस पर आप जा सकते हैं। और लर्निंग ऐप की स्पेशलिटी आपको यहाँ पे सामने दिख ही रही होगी। इसमें लाइव क्लासेस हैं, डाउट काउंटर है, वीकली मॉक टेस्ट होता है, नो डाउट आपको PDF भी मिलता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको पूरी फैकल्टी जो मिलेगी यहाँ पर वो एक्सपीरियंस मिलेगी और एक्सपर्ट मिलेगी। और साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिलते हैं, जैसे कि आप बाद में देख सकें उसको। तो ऐसा नहीं कि अगर आपका लाइव छूट गया तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देख पाएंगे। तो अब इसके बाद आते हैं इसमें हर एक चैप्टर, यहाँ की बुक भी है जो वो बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें हर एक बुक में सब टॉपिक वाइज नोट्स हैं और अलग तरीके से PYQ का कलेक्शन है। और PYQ के कलेक्शन के साथ साथ जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो आपके अगले नेक्स्ट एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो सारे एग्ज़ाम्स के भी इसमें जिक्र किए हुए हैं। तो ये बुक बहुत बेनिफिशियल होगी आपके लिए, क्योंकि जिन लोगों ने बनाया है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और इस एग्ज़ाम के नेचर से काफ़ी पूरी तरीके से वाकिफ़ हैं। तो अब इसके बाद हम आगे चलते हैं अपने पहले सवाल पे। तो इसमें क्वेश्चन में है कि फॉलोइंग में से ये द फॉरवर्ड बायस डायोड इज़, यानी कि अग्र अभिनत डायोड है। अग्र अभिनत डायोड है, फिर 4 ऑप्शन दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि अग्र अभिनत क्या होता है। अगर एक डायोड है तो डायोड को हम ऐसे लिखते हैं, ये इसका ये P टाइप होता, ये P होता है और ये N होता है। तो अगर P टाइप को हायर पोटेंशियल पे और V टाइप को लोअर पोटेंशियल पे करें, मतलब V1 ज़्यादा होना चाहिए V2 से। जैसे अगर ये प्लस से करें और ये माइनस से कर दें तो प्लस वाला ज़्यादा होगा तो और ये माइनस वाला कम होगा। तो इसमें देखना है कि कौन सा P जो है वो हायर पोटेंशियल पे है। तो देखिए इसमें पहला ही ऑप्शन जो है, इसमें ये 0 है और ये -2 है, तो कौन बड़ा है? यही बड़ा है ना। अगर ये V1 है और ये V2 है तो V1 ही बड़ा हो गया V2 से, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो गया। बाद में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन देख लीजिए -4 है, यहाँ पर -3 है तो ये बड़ा है, V2 बड़ा है। ये 3 है, यहाँ 5 वोल्ट है तो ये बड़ा है, V2 बड़ा है। और यहाँ पर ये बड़ा है तो ये फिर से V2 बड़ा है। ठीक है, तो हम V1 बड़ा जब होगा तभी होगा, तो ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा अग्र अभिनत के लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, इन N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर द करंट मेनली फ्लोज ड्यू टू। N टाइप अगर सेमीकंडक्टर है तो उसमें करंट क्यों फ्लो होती है, किसके वजह से मेनली फ्लो होती है? तो N टाइप के लिए बच्चों जो करंट होती है, यानी कि वो कह रहे हैं कि N प्रकार के अर्धचालक में धारा मुख्यतः किसके कारण बहती है, तो इसका जो रीज़न हो जाएगा, अगर N टाइप है तो N टाइप में किसके वजह से होता है? N का मतलब होता है निगेटिव, इससे आप याद रखें। और निगेटिव इन चारों में से कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। इसी इलेक्ट्रॉन के वजह से जो N टाइप अर्धचालक में धारा होती है, मुख्य रूप से धारा यही बहती है। थोड़ी बहुत धारा ये कोटर के वजह से भी फ्लो होगी, लेकिन कोटर का मतलब जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो इसका क्या कहते हैं योगदान होता है, बहुत कम होता है। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशन आउट ऑफ द फॉलोइंग, जो ऐसी रेडिएशन बताना है। देखिए क्वेश्चन मैंने इसी तरह से चुना है, चूज़ किया है जैसा आपके एग्जाम में लगभग पूछे जाने का नेचर होता है। बहुत डेप्थ में फिजिक्स नहीं पूछी जाती, वो जनरल साइंस में 8 क्वेश्चन का एक पार्ट होता है, तो ऑब्वियसली बात है उसमें इसी लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये इसको ध्यान से समझिए, उसकी डेप्थ को समझिए। तो द मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशन आउट ऑफ द फॉलोइंग, एक्सरे, बीटा रे, अल्फा पार्टिकल और गामा रे। तो देखिए ध्यान रखिए, अगर कहते हैं मोस्ट पेनिट्रेटिंग तो यानी कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, वही पेनिट्रेट करेगा सबसे ज़्यादा। तो उसमें होता है निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक है, अगर पूछता है तो भेदन क्षमता में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक होता है गामा किरण की। ठीक है, गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे सर्वाधिक होती है, उसके बाद एक्सरे आता है। ठीक, तो ये ध्यान रखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो गामा किरण होता है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और रेडियो वेव की सबसे कम होती है, ये भी ध्यान रखें। तो उसके बाद अब हम चलते हैं आगे अपने अगले सवाल पे। इस क्वेश्चन में क्या है? द साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज इन द ऑर्डर ऑफ। ये देखिए परमाणु नाभिक का आकार किस कोटि का होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें क्या है कि
10 to the power -10 मीटर दिया है, 10 to the power -9 मीटर दिया है, 10 to the power -3 मीटर, 10 to the power -15 मीटर। तो जब आपको न्यूक्लियस का साइज पूछा जाए तो न्यूक्लियस का साइज लगभग 1 फर्मी के इक्वल होता है, 1 फर्मी। और आप अगर नहीं जानते थे तो अभी जान लें, 1 फर्मी इक्वल टू होता है 10 to the power -15 मीटर। तो इसमें जो होगा ये डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 10 to the power -15 मीटर। अगर पूछता है कि न्यूक्लियस का साइज क्या है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इन द न्यूक्लियर रिएक्टर हैवी वाटर D2O इज यूज्ड इन फॉर्म ऑफ। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हैवी वाटर होता है वो किस फॉर्म में यूज़ होता है? बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, इसको बताते हैं हम। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी कि D2O किस रूप में प्रयोग किया जाता है? मंदक के रूप में, प्रशीतक के रूप में, संरक्षक के रूप में, नियंत्रक के रूप में, यानी कि मॉडरेटर के रूप में, कूलेंट के रूप में, कस्टोडियन के रूप में, कंट्रोलर के रूप में। देखो, कंट्रोलर के रूप में तो रॉड्स यूज़ होती हैं कैडमियम और बोरॉन की, और कूलेंट के रूप में भी आपको पता होगा वाटर लेते हैं, है ना, कुछ ऐसा सिचुएशन रहता है। और यहाँ पर जो कस्टोडियन के रूप में देखोगे तो कस्टोडियन के रूप में भी ये नहीं आएगा, जो क्या कहते हैं हैवी वाटर आता है मॉडरेटर के फॉर्म में यूज़ होता है। मतलब ये रिएक्शन को थोड़ा मॉडरेट कर देता है, हमारी रिएक्शन को थोड़ा सा मॉडरेट कर देता है, तो इसलिए इसमें ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मॉडरेटर, मंदक। आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पर जो एग्ज़ाम्स वगैरह का आपको मिलेगा एवरी संडे, हर संडे ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट होता है। देखिए, ये सब बहुत जानकारी वाली चीज़ है, ये भी बताना आपके लिए मतलब बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो जैसे हर संडे यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल की अब टेस्ट सीरीज होती है, ठीक है, मॉक टेस्ट होता है। तो मॉक टेस्ट में इंग्लिश जो होती है पूरा प्रॉपर उसी 2 घंटे की होती है, 9 बजे, टाइम भी उसका फिक्स है। जीके भी वही सेम सिचुएशन में है, मैथमेटिक्स भी है, और मैथमेटिक्स का भी आपका मतलब 3 बजे से हो जाता है, और ये जो है वो 12 बजे से हो जाता है। तो 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का होगा, और 12 बजे से होगा, यानी कि उसके बाद 2 बजे के बाद 1 घंटे का आपके पास गैप रहेगा। तो आप रिवीजन कर लीजिए, फिर मैथ दीजिए, तो इस तरह से आपका रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज अनस्टेबल। पूछ रहे हैं कि फॉलोइंग में से कौन सा पार्टिकल है जो अनस्टेबल है। देखिए, अगर वो कहते हैं कि कौन सा अनस्टेबल है, तो देखिए अल्फा पार्टिकल, देखिए प्रोटॉन है, प्रोटॉन किस में होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अल्फा पार्टिकल, हीलियम का न्यूक्लियस ही है इटसेल्फ, मतलब जो हीलियम है उसका न्यूक्लियस कौन सा अस्थाई पूछ रहा है, कौन सा अस्थाई है? तो हीलियम जो होता है वो हीलियम का जो नाभिक होता है, बेयर न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, वही अल्फा कार्ड हो जाता है। इलेक्ट्रॉन ही बेचारा घूमता रहता है। तो यही इन चारों में अगर कंपैरिजन करेंगे आप, तो इन चारों में यही है जो अनस्टेबल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही है जो अनस्टेबल है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद विच एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन्स द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की व्याख्या किस प्रयोग से होती है? माइकलसन एक्सपेरिमेंट, डिसीजन, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक, ये इसको डेविएशन होना चाहिए, डेविएशन एंड जर्मर होता है, वी होना चाहिए। तो डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, डिवीजन देखो हिंदी में सही लिखा है, डिवीजन जर्मर प्रयोग। फिर उसके बाद रॉइंगटन एक्सपेरिमेंट, रॉजन प्रयोग से, या रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड के प्रयोग से। तो कभी आपसे पूछा जाता है कि वेव नेचर कहाँ से पता चला है लाइट का, क्योंकि लाइट का 2 नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है और एक होता है लाइट का पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर का पूछता है तो वेव नेचर आपका डेविएशन जर्मर प्रयोग से पता चला था, यानी कि डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट से। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज शोन बाय इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति व्यक्त होती है प्रकाश के व्यतिकरण से, प्रकाश के अपवर्तन से, प्रकाश के ध्रुवण से, प्रकाश के विक्षेपण से। तो कभी भी अगर अनुप्रस्थ प्रकृति पता की जाती है तो लॉन्गिट्यूडनल और
ट्रांसवर्स में, मतलब अगर कभी भी ट्रांसवर्स नेचर पूछ रहे हैं और लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य में अंतर पूछ रहे हैं, तो ध्यान रखना कि जो ट्रांसवर्स वेव होगी यानी कि जो अनुप्रस्थ वेव होगी उसका ध्रुवण किया जा सकता है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल का ध्रुवण नहीं किया जा सकता, यानी कि पोलराइजेशन नहीं किया जा सकता। तो पोलराइजेशन से ही डिफरेंशिएट हो रहा है, पोलराइजेशन से ही पता चल रहा है, कहाँ गया, पोलराइजेशन से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पोलराइजेशन। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है सोप बबल अपीयर्स कलर्ड ड्यू टू फेनोमेना ऑफ, यानी कि साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना किसका कारण है। तो पहला है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, या फिर आयाम के विभाजन द्वारा व्यतिकरण है, या तरंगाग्र के विभाजन द्वारा व्यतिकरण है, या प्रकाश का विवर्तन है। तो इसमें 4 ऑप्शन में से आपका जो करेक्ट होगा, बुलबुले अगर रंगीन दिखाई देते हैं तो ये होता है आयाम के विभाजन द्वारा। मतलब जो बुलबुले होते हैं वो रंगीन इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वहाँ पर आयाम का विभाजन हो जाता है, यानी कि इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डेली फिजिकल ट्रेनिंग सेशन भी होता है। तो ट्रेनिंग सेशन कंडक्टिंग होता है हमारे यहाँ पे जो ग्राउंड है, यहाँ पे क्या कहते हैं, कंडक्ट करते हैं इसको ग्राउंड में, और लगभग आप देख सकते हैं एस्पिरेंट्स वहाँ पे जाते हैं और फिजिकली डेली मॉर्निंग में वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि थियरी के साथ साथ आपको फिजिकल फिटनेस बहुत रिक्वायर्ड है, तो साथ ही साथ। तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नियर एंड फार पॉइंट्स ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन आई रिस्पेक्टिवली आर, जो एक स्वस्थ व्यक्ति की निकट और दूर की स्थिति मतलब दूरी की होती है वो कितनी होती है। तो 0 से 25 सेंटीमीटर, 0 से अनंत, 25 सेंटीमीटर तथा 100 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर तथा अनंत। तो यहाँ पर क्या होगा कि 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक, देखो ह्यूमन आई जो होती है वो कम से कम 25 सेंटीमीटर पर देख सकती है, 25 सेंटीमीटर पर देख सकती है, और उसके बाद अगर दूर देखना चाहोगे तो आप तारों को भी देख सकते हो, उससे भी दूर देख सकते हो। तो 25 सेंटीमीटर से क्लियर देखना शुरू होता है, फिर पूरा अनंत तक, यानी कि 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following wavelengths will suffer maximum deviation while passing through a prism? किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद निम्नलिखित में से किसके तरंग दैर्घ्य में अधिकतम विचलन होगा। तो 4 ऑप्शन है, बैगनी, हरा, नारंगी, लाल, वायलेट, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। तो अगर पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम डेविएशन पूछ रहे हैं किस में होगा अधिकतम विचलन, तो अधिकतम विचलन होता है बैगनी में, क्योंकि आप जानते हैं विबग्योर को। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो सबसे मैक्सिमम डेविएशन इसमें होता है, सबसे मिनिमम डेविएशन इसमें होता है। तो यानी कि मैक्सिमम टू मिनिमम, ज़्यादा से यहाँ पे आओगे तो यहाँ इसका सबसे कम होगा, तो ज़्यादा से कम की ओर ये पूरा रहता है। जैसे पहले सबसे ज़्यादा वायलेट का होगा, फिर इंडिको का होगा, फिर ब्लू का होगा, सबसे कम होता है ये। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। तो अगले सवाल पे आते हैं। An endoscope used by doctors for examining the inside of a patient's stomach works on the principle of। इंडोस्कोपी का प्रयोग डॉक्टरों द्वारा मरीज के पेट के आंतरिक भाग का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए जो इंडोस्कोप होती है वो अंदर पता करने के लिए होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो फिनोमेना है चारों में से वो यूज़ होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन यूज़ होता है। और क्या होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जैसे अगर मान लो कि एक रे है वो डेंसर मीडियम से, मतलब ये डेंसर मीडियम है, ये हमेशा तभी होगा डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है। तो डेंसर से रेयरर मीडियम में जाते वक्त अगर ये किसी सर्टेन एंगल से ज़्यादा एंगल पे पड़ गया तो ये रे जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही थी वो रिफ्रैक्ट हो रही थी, वो ऐसे होते 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 पैरेलल हो जाएगी, फिर से उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी। जब उसी मीडियम में वापस लौट जाती है उसको, और TIR की वजह से कई सारे फिनोमेना हो जाते हैं। जैसे डायमंड होता है, डायमंड हीरे का चमकना, ये सब भी इसी की वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। हीरे का चमकना हो गया, मिरेज दिखाई देना, मरीचिका जो दिखाई देती है रेगिस्तान में, जो लूमिंग होता है जो ध्रुवों पर दिखाई देता है, वो सब कुछ TIR की वजह से होता है। तो इतना में से कुछ भी आता है तो आप TIR लगा दीजिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अब आगे बढ़ते हैं। द ट्विंकलिंग इफेक्ट of the star is due to total internal reflection,
हाई डेंस मैटर ऑफ स्टार, कांस्टेंट बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इन द स्टार, द फ्लक्चुएटिंग अपैरेंट पोजीशंस ऑफ स्टार। ऑब्वियस सी बात है, पूछ रहे हैं तारों के प्रकाश का टिमटिमाने का प्रभाव किसके कारण होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तारे के पदार्थ का उच्च घनत्व, तारे में हाइड्रोजन का लगातार जलते रहना, तारे की आभासी स्थिति में अस्थिरता। तारा जहाँ पर है अपवर्तन की वजह से यानी कि रिफ्रैक्शन की वजह से कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ ऐसे अलग दिखाई देते, इसलिए तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो इसलिए तारे की ये वाली स्थिति जो हो जाएगा ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तारे की आभासी स्थिति यानी कि फ्लक्चुएटिंग अपैरेंट पोजीशंस ऑफ स्टार। अब आगे बढ़ते हैं इसके। टू प्लेन मिरर्स आर 45 डिग्री टू ईच अदर। दो प्लेन मिरर हैं जो कि 45 डिग्री पर हैं एक दूसरे से, ऐसे 45 डिग्री पर। तो कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है उनके बीच में प्लेस किया गया है, तो बताना है कितनी इमेज बनेगी, कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। दो समतल दर्पण परस्पर 45 डिग्री का कोण बनाते हैं, इनके मध्य एक वस्तु रख दी जाती है, तो बनने वाले कुल प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो अगर ऐसा है तो इसके लिए पहले आप चेक करते हैं m = 360 अपॉन थीटा। तो यहाँ पर 360 अपॉन 45 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और देखो 8 क्या है? इवन है। जब आप ये m निकालते हैं 360 अपॉन थीटा वाले फॉर्मूले से, और अगर ये इवन आ जाता है तो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाती हैं m-1। तो 8 आया है तो मतलब ये हो जाएगा 8 - 1 = 7। तो यहाँ पर 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर ऑड आता तो वो सीधा वही आंसर हो जाता। ठीक है, अगर मान लो 7 ही आता पहले से ही तो वही आंसर हो जाता। ऑड में से नहीं माइनस करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो आते हैं इस क्वेश्चन पे। इसमें है कि when a ray of light is incident normally on surface, then total internal reflection takes place, it passes undeviated, it undergoes dispersion, it gets absorbed by the surface। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर लंबवत टकराती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, बिना विचलन के गुजरती है, इसमें विक्षेपण होता है, ये सतह द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। देखिए, तो अगर कोई प्रकाश किरण किसी सतह के लंबवत टकराती है तो उनका कहना है कि क्या होता है। देखो, अगर सतह के लंबवत है मतलब इस तरह से परपेंडिकुलर टकरा रही है तो ये सीधे ही निकल जाती है। ठीक है, इट पासेस अनडेविएटेड हो जाएगा, तो हो जाता है बिना विचलन के गुजर जाती है। ठीक है, तो कभी भी, क्योंकि अगर देखो किसी एंगल पे आएगी तो विचलन होगा उसमें, लेकिन अगर सीधे आ रही तो सीधे ही निकल जाती है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसमें देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। A 3-dimensional photograph is prepared through holography, photography, फोटोक्रोमेटिक प्रोसेस, रेडियोग्राफी। त्रिविमीय फोटोग्राफ किसके द्वारा बनाया जाता है? होलोग्राफी के द्वारा, फोटोग्राफी के द्वारा, फोटोक्रोमेटिक प्रक्रिया है या फिर रेडियोग्राफी है। तो जो सूर्य की किरणों की तीव्रता इसमें दिया हुआ है, ये सूर्य के किरणों की तीव्रता, ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा एक्चुअली में। रेडियोग्राफी मतलब सूर्य की किरणों की तीव्रता की बात हो जा रही थी, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ से हटा देते हैं, इससे मतलब नहीं है, एक्स्ट्रा पार्ट है ये। 4 ऑप्शन है आपके, होलोग्राफी, फोटोग्राफी, फोटोक्रोमेटिक प्रक्रिया, रेडियोग्राफी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर 3 डायमेंशनल फोटोग्राफी की बात है तो वो होलोग्राफी के थ्रू होता है। आप होलोग्राम का प्रोसेस जानते होंगे। होलोग्राम में 3D फोटोग्राफ होता है उसमें यूज़ होता है 3 डायमेंशनल फोटोग्राफ, क्योंकि होलोग्राम में इंटरफेरेंस का भी यूज़ होता है, व्यतिकरण का भी यूज़ होता है। कभी आता है अगर इससे कनेक्शन किसका है तो व्यतिकरण फिनोमेना होता है, उससे होता है। तो उसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेज इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। निम्नलिखित किरणों में से कौन सी मतलब ऐसी जोड़ी है जिसमें विद्युत चुंबकीय प्रकृति है दोनों की। तो देखो, इसमें बीटा किरणें तथा गामा किरणें। तो देखिए, गामा किरणें तो हैं लेकिन बीटा किरणें नहीं हैं। तो कैथोड किरणें तथा एक्सरे तो है लेकिन कैथोड नहीं है। यहाँ पर अल्फा किरणें तथा बीटा किरणें दोनों ही नहीं है। यहाँ पर एक्स किरणें तथा गामा किरण दोनों हैं। तो यहाँ पर यही है, बीटा रेज एंड गामा रेज, ये ऑब्वियसली एक्सरे एंड गामा रे, यही दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तो ये है लाइट इज़ अ, ये देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो लाइट इज़ अ पूछा जा रहा है कि लाइट क्या है। तो लाइट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, बोथ, नन ऑफ दीज। तो प्रकाश एक, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा जब भी पूछा जाए प्रकाश एक है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग,
दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना प्रकाश एक अनप्रस्थ तरंग ही है, क्योंकि लोग जनरली दिमाग में अपने वो बना लेते हैं कि प्रकाश का जो नेचर है वो मतलब द्वैती प्रकृति का है, यानी कि डुअल नेचर ऑफ लाइट होता है। तो डुअल नेचर कहा जाता है वेव और पार्टिकल नेचर के लिए, वेव और पार्टिकल नेचर के लिए डुअल बोला जाता है, जबकि उसका जो प्रोपोगेशन का तरीका है वो ट्रांसवर्स ही होगा हमेशा, लाइट अगर पूछा जाता है तो, यानी कि अनप्रस्थ होगा। इसके आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेटिंग करंट इज ट्रांसमिटेड टू अ डिस्टेंस प्लेस। अब देखो ये अच्छा सवाल है कि अल्टरनेटिंग करंट जो होती है वो बहुत दूर ट्रांसमिट की जाती है। कैसे? तो बहुत दूर कैसे ट्रांसमिट की जाती है? देखो, प्रत्यावर्ती धारा दूर स्थानों के लिए भेजी जाती है, उच्च विभव तथा निम्न धारा पर, उच्च विभव तथा उच्च धारा पर, उच्च विभव तथा निम्न धारा पर, निम्न विभव तथा उच्च धारा पर। तो at high voltage and low current, at high voltage and high current, at low voltage and low current, at low voltage and high current। देखिए, जब एक जगह से दूसरे जगह पर करंट भेजी जाती है, जैसे मान लो कि एनटीपीसी है कोई, तो यहाँ पर एनटीपीसी में क्या करते हैं कि जो करंट है उसको लो कर देते हैं और वोल्टेज को हाई कर देते हैं, मतलब एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर यहाँ लगा देते हैं और करंट को कम कर देते हैं, क्योंकि जो हीट लॉस होता है वो होता है H बराबर I² RT। तो जितना करंट कम होगा उतना हीट कम लॉस होगा। तो इसका मतलब पहली बात तो लो करंट होनी चाहिए, तो लो करंट दोनों में, और लो करंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि पावर कांस्टेंट रहना है, तो लो करंट होगा तो P बराबर VI से, अगर पावर कांस्टेंट है और करंट लो है तो वोल्टेज हाई होगा। तो पहला यही केस हो जाएगा, एट हाई वोल्टेज एंड लो करंट, यानी कि उच्च विभव तथा निम्न धारा पर। बहुत अच्छा सवाल था, इसको भी ध्यान में रखिए आप, इस तरह के क्वेश्चन भी। तो इसमें है फिर उसके बाद 19 के बाद है अगला सवाल आपका, कैपेसिटर इज परफेक्टली इंसुलेटर फॉर, कैपेसिटर इज परफेक्टली insulator for direct current, alternating current, direct as well as alternating current, none of these। एक संधारित्र पूर्ण रूप से किसके लिए अचालक होता है? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, इनमें से कोई नहीं। एक ध्यान रखना, संधारित्र पूछ रहा है, यानी कि एक कैपेसिटर परफेक्टली इंसुलेटर के लिए काम करता है, किसके लिए जानते हो? दृष्ट धारा के लिए, डायरेक्ट करंट के लिए होता है, क्योंकि कैपेसिटर से होकर के डीसी नहीं गुजर सकती जबकि एसी गुजर जाती है। जैसे एसी अगर अल्टरनेटिंग करंट जा रही है ऐसे, तो क्योंकि एक बार प्लस होती है एक बार माइनस होती है तो वो निकल जाती है, बट ये जो होता है मतलब दिष्ट धारा के लिए ये एक इंसुलेटर की तरह काम करने लगता है पूरे सर्किट में, चार्ज इकट्ठा हो जाता है, फिर एक ही तरह का चार्ज इकट्ठा हो जाता है बीच में, तो पूरा इंसुलेटर की तरह काम करने लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर, यानी कि विशेषता गुणांक का मान होता है। तो विशेषता गुणांक ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। विशेषता गुणांक, इसको क्यू फैक्टर बोलते हैं। क्यू फैक्टर का जो मान होता है वो होता है XL/R, चारों ऑप्शन में, तो यानी XL बराबर होता है ω/L/R। XL क्या है? XL होता है प्रेरकीय प्रतिघात, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, और उसकी वैल्यू होती है ओमेगा टाइम्स यानी कि फ्रीक्वेंसी, और L क्या है? इंडक्टेंस है। तो ओमेगा टाइम फ्रीक्वेंसी और L इंडक्टेंस हो जाता है। तो यहाँ से इसमें कौन सा ऑप्शन है? पहला ही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायनामो विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी इज अ सोर्स ऑफ, डायनामो जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है वो किसका सोर्स है? ग्रेविटी का, मैग्नेटिज्म का, ईएमएफ का, इलेक्ट्रोलिसिस का? ये शायद आप लोग जानते होंगे, रोक करके आप कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं इसको खुद को, वीडियो को पॉज करके। जनित्र डायनामो विद्युत उत्पन्न करता है, यह निम्न का स्रोत है। निम्नलिखित में किसका स्रोत है? तो यह है, ध्यान रखना, विद्युत वाहक बल का स्रोत है, यानी कि ईएमएफ जनरेट करता है। डायनामो से ईएमएफ जनरेट होता है, ऑब्वियस सी बात है, आर्मेचर होता है, घूमता रहता है, तो उससे प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट होता है, जिससे अल्टरनेटिंग करंट मिल जाती है हमको। तो इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, समाप्ति की ओर हैं हम लोग। When a current changes from 2 ampere to 4 ampere in 0.05 second in a coil, induced EMF is 8 volt. The self inductance of the coil। तो देखिए, जब किसी कुंडली के लिए 0.05 सेकंड में धारा 2 एम्पियर से 4 एम्पियर परिवर्तित होती है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल 8 वोल्ट है, तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व होगा। तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व, तो देखिए इसका सूत्र होता है, बराबर होता है, अगर यहाँ पर लिखेंगे -E, क्योंकि जो ईएमएफ होता है, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें सिर्फ, तो E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा T होता है, यही होता है। तो E दिया हुआ है 8 वोल्ट, और डेल्टा I का मतलब देखो हो जाएगा
डेल्टा आई का मतलब हो जाएगा I2 माइनस I1, जो कि कितना दिया हुआ है 2 से 4 हुआ है, यानी कि 4 माइनस 2 यानी कि 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 हो जाएगा बटा, और टाइम कितना है 0 पॉइंट, यानी कि डेल्टा टी बराबर कितना दिया है 0.05 सेकेंड, 0.05 सेकेंड दिया हुआ है डेल्टा टी। तो डेल्टा टी यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.05 सेकेंड। अब यहाँ पर ये 0.05 ऊपर चला जाएगा, ये 4 जा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 0.05। अब खुद ही बताइए, इसको 4 5 से करेंगे 20 होगा, तो 0.2 हेनरी इसका यूनिट, इसका मात्रक होता है हेनरी, तो 0.2 हेनरी आ रहा है। ठीक है, इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। अब इसके आगे चलते हैं, तो इसके बाद जो हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। Which of the following cannot be accelerated by cyclotron? Which of the following cannot be accelerated by cyclotron? निम्नलिखित में से किसको साइक्लोट्रॉन द्वारा त्वरित नहीं किया जा सकता? साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम चार्ज पार्टिकल को त्वरित करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें ऑप्शन में आप देख रहे होंगे, ऑप्शन में आपके इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है, वैसे इसमें दिया हुआ है अल्फा कण, प्रोटॉन, आयन और न्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, आयन और न्यूट्रॉन, तो उसमें चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे सीधे कि ये चारों ही चार्ज पार्टिकल हैं, मतलब तीनों ही चार्ज पार्टिकल हैं। अल्फा पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है, आयन भी चार्ज है, प्रोटॉन भी चार्ज है, तो न्यूट्रॉन ही है जो न्यूट्रल है, जो कि चार्ज पार्टिकल नहीं है। तो इसमें न्यूट्रॉन ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसके अलावा अगर कभी भी ऑप्शन में सारे चार्जेस दिए होते और उसमें इलेक्ट्रॉन भी दिया होता, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज तो है लेकिन इसको एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो एक्सेलरेट नहीं होगा। उसके आगे चलते हैं, क्योंकि इसका मास बहुत कम होता है, जिसके वजह से ये रिलेटिविस्टिक स्पीड पे चला जाता है। द सेल यूज्ड इन मोबाइल इज, जो मोबाइल में सेल यूज़ होता है वो कैसा है? प्राइमरी सेल है, सेकेंडरी सेल है, स्टैंडर्ड सेल है, नॉन ऑफ दीज। यानी कि मोबाइल में प्रयुक्त सेल होता है प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, मानक सेल, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखें, जो मोबाइल में सेल यूज़ होता है वो आपका होता है सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी सेल जो होता है, ये द्वितीयक सेल जो होता है, इसको फिर से चार्ज किया जा सकता है। तो आप जानते हैं कि मोबाइल में जो सेल होता है उसको फिर से चार्ज किया जा सकता है। तो इसी के साथ 25 क्वेश्चंस आपने अभी देखे हैं कुछ। तो इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं आपके फिजिक्स के, वो एक्चुअली में आएंगे कुछ आपसे 8-10 क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके जनरल साइंस वाले सेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें 10 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के होंगे, लगभग 8 से 10 ऐसे ही वेरी करता है। तो आई होप आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। जय हिंद बच्चों।